भाई देखिए, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दो इवेंट के बारे में बात करूँ, एक कहलाएगा डिपेंडेंट इवेंट और एक क्या कहलाएगा बताओ, इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा पहले डिपेंडेंट इवेंट बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट इवेंट। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इफ एन आउटकम ऑफ वन इवेंट, आउटकम ऑफ वन इवेंट डिपेंड्स ऑन दी outcome of another, then it is said to be dependent event। डिपेंडेंट इवेंट ये होते हैं कि अगर एक के आउटकम दूसरे पे डिपेंड करे। इसकी क्या मीनिंग है? अच्छा आप मेरे सवाल का जवाब देना। सवाल मैं ये करता हूँ आपसे, एक बकेट है, एक बकेट में 5 ग्रीन बॉल है, 4 रेड बॉल है। कितनी ग्रीन बॉल है और रेड कितनी है? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम रेड बॉल को पिक करें? फोर अपॉन नाइन है, यानी कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/9। अच्छा अगर मैं पहली रेड बॉल निकाल दूं और उसको रख दूं साइड में, तो फिर टोटल बॉल कितनी बच गई? पहले 9 थी, अब कितनी हो गई? 8 हो गई। अब मैं अगर आपसे बोलूं पहली रेड बॉल निकाली है, दूसरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8 हो जाएगा, क्योंकि पहली रेड बॉल निकाली थी 4 थी, तो 4 में से 3 बच गई, 3/8। तीसरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7। फिर क्या हो जाएगी? 1/6। फिर क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि रेड बॉल खत्म हो गई। तो अगर एक इवेंट के हो जाने की वजह से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटीज़ में चेंजेस आते हैं, तो फिर हम उसको डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि भाई एक आउटकम हुआ, पहले ही रेड बॉल की वजह से दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी में चेंजेस आई, पहली दूसरी की वजह से तीसरी में चेंजेस आई, पहली दूसरी तीसरी की वजह से चौथी में चेंजेस आई। तो अगर प्रोबेबिलिटी के आंसर में चेंजेस आते हैं ड्यू टू हैविंग एन इवेंट, या ड्यू टू हैविंग एक इवेंट पहले जो हो जाता है उसकी वजह से अगर आगे वाले इवेंट में चेंजेस आ रही हैं, तो ऐसे इवेंट डिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल चेंजेस नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल मैं एक दफ़ा डाइस को रोल करता हूँ, मैं आपसे बोलूँ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे 1/2 है। दूसरी दफ़ा मैं डाइस को रोल करूँ और मैं आपसे बोलूँ इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ, तो भी आप दोबारा बोलेंगे 1/2। तो हर दफ़ा डाइस को रोल करने के बाद इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। या इसको आप ऐसे समझ लें कि आपने ग्रीन बॉल रेड बॉल पिक की ना, अब आप दूसरी रेड बॉल अगर पिक करने जाएंगे और आप पहली रेड बॉल को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि दूसरी बॉल निकालने से पहले पहली रेड बॉल को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी के जवाबात में कोई चेंजेस नहीं आने वाली, वो हमेशा क्या रहेगी? 4/9 रहेगी। पहली बॉल, अगर मैंने पहली बॉल निकाली, दोबारा बकेट में डाल दिया, फिर दूसरी बॉल निकाल लो, तो क्या कोई चेंजेस आएगी? नहीं आएगी। तो जब चेंजेस नहीं आएगी तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा, और अगर चेंजेस आएगी तो वो फिर डिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। अच्छा इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला देख लो। फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ बी ऑलरेडी अकर्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कैसे पढ़ते हैं इसको? A/B नहीं है ये, उसको पढ़ने का तरीका सीख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी ऑलरेडी अकर्स, ए की प्रोबेबिलिटी अगर बी हो जाए, इसी तरीके से इसका रिवर्स करोगे ना, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए ऑलरेडी अकर्स, तो फिर वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए डिवाइडेड बाय दी प्रोबेबिलिटी ऑफ दी ए। सही है? अच्छा एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा, जो नीचे है उसको लिखोगे और दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में लिखोगे। अब मैं अगर यहाँ लिख लूँ इफ
ए एंड बी, अगर ए और बी जो है, इफ ए एंड बी आर भाई अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो फिर क्या होगा, तो फिर याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। इंडिपेंडेंट इवेंट पे याद रखना इंटरसेक्शन की मीनिंग होती है एंड, एंड की मतलब होता है मल्टीप्लाई, सही है। इसी तरीके से एक और चीज़ समझें आप लोग, एक और फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला बता दूं फिर सवाल करवा दूँ। भाई देखिए नोट करके आप इसको इस तरीके से लिख लें कि अगर सेट ए पे एलिमेंट्स लिखे गए हैं 1 2 3 और सेट बी पे क्या लिखे गए 3 4 5, अगर मैं आपसे बोलूं ए यूनियन बी कैलकुलेट करें, ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा 1 2 3 4 और 5 के, और मैं आपसे बोलूं ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करें, तो मुझे बताएं ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा, ऐसे ही है ना। तो मैं अगर आपसे बात करूं, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। अच्छा ये वेरीफाई हो रहा है, मुझे बताएं ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 5 है, ए के अंदर कितने 3 है, बी के अंदर कितने 3 है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने 1, तो 5 इक्वल टू 5। नॉर्मली होता ये कि जो कॉमन एलिमेंट होता है ना उसको हम सेट ए और बी 2 दफ़ा काउंट कर लेते हैं, तभी हम उसको 1 दफ़ा माइनस करते हैं। इसी से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, वो ये होता है कि अगर आप इस पूरे को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस से, तो फिर होगा ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अच्छा इसको पढ़ने का तरीक़ेकार क्या होता है, अगर ये लिखा हुआ है ना इस तरीके से ए यूनियन बी, तो आप पढ़ेंगे इसको ईदर ए और बी। क्या पढ़ोगे, यूनियन की मीनिंग होती है और, क्या होती है बताओ, और भी आता है और इधर भी लिखा हुआ आता है। तो अगर एंड लिखा हुआ होगा तो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना, और अगर और लिखा हुआ होगा तो ऐड करके दोनों के कॉमन वालों को माइनस करेंगे। अच्छा रही बात इनके सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं, कंप्लीट कर लेंगे पूरा आज। अच्छा 11 मुझे बताओ, डेटा बनाऊँ अगर मैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अच्छा आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी पूछी जा रही है, कितनी है 0.21 है। आपसे बोला जा रहा है पार्ट 1 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी ऑलरेडी अकर्स। So since we know that कि probability of A if B already occurs बराबर किसके होगा, probability of A and B divided by the probability of B। तो मुझे बताओ A and B की क्या probability है 0.21, B की बताओ 0.7, डिवाइड कर दो क्या आएगा आंसर 0.7
3. तो probability of A if B already occurs is equal to 0.3. Now moving towards the part number 2. Probability of B if A already occurs. So you will write probability of B and A divided by the probability of the A. Probability of B and A कितना है 0.21 और probability of A कितनी है बताओ 0.3 which is equal to 0.7. ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे. अच्छा A एंड B और B एंड A के जवाब सेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर A एंड B का आंसर 0.21 है तो B और A का आंसर भी 0.21 है, क्योंकि मैथमेटिक्स में A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A बराबर होता है. नाउ 12. क्वेश्चन 12 फेस कार्ड है. तो अगर हम डेटा बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है सवाल पढ़े. ए वन कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. बुक है, बुक निकालो, सवाल पढ़ो. अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है ए वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. What is the probability that card is a club or a face or both? मुझे बताओ टोटल कार्ड कितने होता है. हाँ भाई टोटल कार्ड पता है. ठीक है, अब मुझे बताओ इसी के अंदर क्लब कार्ड कितने हैं. 13 है. उसको कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट. अच्छा सेम तरीके से मुझे बताएं क्लब के बाद फेस कार्ड कितने होते हैं. 12 होते हैं. इन दोनों में कॉमन कार्ड्स कितने होंगे बता सकते हो कोई. थोड़ा दिमाग लगा के कितने होंगे. 3 होंगे, क्योंकि क्लब के अंदर 3 फेस कार्ड आ रहे होंगे. तो कॉमन कार्ड कितने होंगे 3 होंगे. देख लो यहाँ पे क्लब के अंदर 3 फेस कार्ड है. नॉर्मली क्या होगा कि आपने फेस कार्ड में भी क्लब के काउंट कर लिए होंगे, तभी आप उसको एक दफ़ा माइनस कर दोगे. देयरफॉर क्योंकि यूनियन और लिखा हुआ है तो सोल्यूशन करते वक्त आप बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है बताओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए यूनियन बी. तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13/52. बी की क्या होगी 12/52. दोनों में कॉमन कितने हैं 3 है. तो 13 + 12 कितना होता है 25. 25 - 3 कितना होता है 22. 22/52 विच इज़ इक्वल टू 11/26. क्योंकि और लिखा हुआ था इसकी वजह से यूनियन यूज़ किया जा रहा है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर पिकिंग अप अ क्लब और अ फेस कार्ड इज इक्वल टू 11/26. 12 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग 13. अच्छा 13 आप लोग खुद कर लीजिएगा, 13 में कुछ भी नहीं है. 13 पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है. मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना गिवन है 0. उसकी जगह 0.4 लिख देना. ए कितना है बताओ 5 है. बी कितना है बताओ 0.2 है. 0.5 और 2 को आप ऐड कर लें 0.7 हो जाएगा. फिर आप 0.7 में से ए यूनियन बी वाले को माइनस कर दें तो 0.3 आंसर आ जाएगा. ठीक है. ऑफ कहाँ हुआ है ये सवाल करा दूँ पूरे, फिर ऑफ ले लेना. 13 के बाद 14.
14 पे क्या लिखा जा रहा है? A natural number is chosen out of 35 natural number. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ let S be the first 35 natural numbers. भाई आपसे ये बोला जा रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड आप पिक कर रहे हैं वो डिविजिबल बाय 8 हो या 9 हो. तो अगर मैं सैम्पल स्पेस बनाता हूँ तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 से लेके 35 तक. फिर आप क्या लिखेंगे आगे सुने. लेट ए बी द इवेंट दैट इट इज डिविजिबल बाय 8. अब मुझे बताओ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर में 8 के टेबल में आने वाले नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जल्दी बताओ. शुरू के 35 नेचुरल नंबर में 8 पे आने वाले नंबर कौन कौन से होंगे? 8 होगा, 16 होगा और 24 और 32. अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो? देखो, अब आप लिख सकते हो लेट सेम लिख देना बी बी द इवेंट दैट इट इज डिविजिबल बाय 9. 9 पे आने वाले नंबर्स कितने होंगे भाई? एक 9 होगा, एक 8 होगा, 18 होगा, 27 होगा, 36 हो नहीं सकता क्योंकि वो पहले 35 नेचुरल नंबर में से बोल रहा है. बोला है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इट इज़ डिविजिबल बाय 8 और 9 और के बारे में बात हुई है. सिंस वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं बताओ? 4 है. टोटल कितने हैं? 35. बी के अंदर बताओ. अच्छा, ए इंटरसेक्शन भी 0 है, निकाल लो ए इंटरसेक्शन भी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपके पास कितने होंगे बताओ? 0 होंगे. अच्छा, यहाँ पे 4 नहीं लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा बताओ? कितने सेट बी के अंदर एलिमेंट? 9 18 और 27. तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 0/35. ये कितना आएगा? 7/35 विच इज इक्वल टू 1/5. तो रह गए देख दो सवाल लेना का. तो पहले वो लेना है नहीं है ये बताओ आपको. याद अगर फादर बाहर खड़े हो याद. क्वेश्चन नंबर 15. अच्छा, 15 के अंदर क्या कहा जा रहा है तवज्जो सुने. फिफ्टीन पे क्या कहा जा रहा है ये खुद करना है आपने. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ बैग कंटेन 15 ब्लैक 25 रेड एंड 10 वाइट बॉल. अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर रेड और वाइट. तो रेड और वाइट को ऐड कर लो. तो 25 + 10 कितना होगा बताओ? 35 क्या लिखूँ? 35/50. टोटल 50 है ना. 25 + 15 + 10 तो ये हो जाएगा. अब आ जाओ 16 की तरफ. अच्छा, 16 पे क्या कहा जा रहा है तवज्जो सुनो. 16 से पहले 17 कर लो. 16 बहुत सिंपल है, पहले मेन सवाल कर लेते हैं. A fair dice is thrown twice. Find the probability that it is even number of dot appear in first and the number of dot in the second row is less than 4. देखो बीच में एंड लिखा हुआ है. अगर आप देखें एंड से पहले द नंबर ऑफ डॉट्स लिखा हुआ है, एंड से पहले इवन नंबर लिखा हुआ है. एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना. तो 17 पे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. आसान तरीके से बता रहा हूँ. लेट एस बी द सैम्पल स्पेस ऑफ थ्रोइंग अ डाइस. एस क्या हो जाएगा बताओ? सैम्पल स्पेस हो जाएगा. तो सैम्पल स्पेस पे एलिमेंट्स कितने होंगे बताए? 1 2 3
4 5 6। अच्छा, अब आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे लेट ए बी द इवेंट दैट इवन नंबर अकर्स। एंड से पहले जो इवेंट है उसको ए कह लो। इवेंट नंबर जल्दी बताओ कितना होता है? 2 4 और 6 होता है। अब आप लिखेंगे लेट बी द इवेंट, लेट बी द इवेंट दैट सेकेंड थ्रो इज लेस देन 4, नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 कितने नंबर है? एक है 1, एक है 2 और एक क्या है बताओ? 3 है। तो देखो आपने ना, आप बोलेंगे सिंस यहाँ पे मेंशन नहीं है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या नहीं है। जब भी मेंशन ना हो तो आप कोशिश करें कि उसको इंडिपेंडेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सिंस वी नो दैट एंड के बारे में बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी किसके बराबर है? फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/6। बी की भी बताओ, 3/6। 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू व्हाट? 1/4। अच्छा, लास्ट सवाल भी 2 मिनट का, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 18 पे को बोला जा रहा है 3 मिसाइल्स आर फायर्ड एट अ टारगेट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट आर 0.5 0.3 0.6 रिस्पेक्टिवली। थोड़ी बहुत इंग्लिश लिख लीजिएगा इसके अंदर, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी पहले मिसाइल की फायर करने की प्रोबेबिलिटी को ए बोल लो, लिख देना लेट ए बी द इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसाइल ए ऑफ हिटिंग अ टारगेट। दूसरे में बी लिख देना, तीसरे में सी लिख देना। सही है। आपसे मेंशन है कि इंडिपेंडेंटली। अब आप बोलेंगे सिंस ए बी एंड सी आर, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी किसके इक्वल होगा बताओ? तीनों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? 0.5। बी की कितनी है? और सी की बताओ? तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आएगा चेक कर लो, 0.09। अब बस एक लास्ट सवाल रह गया, वो तो हो गया। नमाज नहीं पढ़नी है, नमाज 6 5 हो रहा है।